नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे बाल विकास के प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र मॉडल पेपर की बात करेंगे और यह मॉडल पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस पेपर नंबर 16 है। इसके पहले सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र चल रहे हैं एग्जाम के पहले, जिसका आई बटन पे आपको लिंक दे दिया गया है। तो लिंक यहाँ पे देखिए, सारे प्रैक्टिस पेपर आल सब्जेक्ट के एक ही लिंक पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के साथ यहाँ पे आप लोगों का फीडबैक और आप लोगों का स्कोर जान लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथम प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, सभी प्रत्येक भाई बहन यहाँ पे शिक्षक बंधु ध्यानपूर्वक इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेंड कीजिएगा। सारे मॉडरेट क्वेश्चन यहाँ पे कंबाइंड किए गए हैं जो सिलेक्शन के वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और संभावित प्रश्न है। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है? गॉर्डन ने, सालिन ने, वर्टन हॉल ने या सीरियल वर्ट ने दी है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है? सभी जानते हैं, बात करेंगे सीरियल वर्ट की। डी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। सीरियल वर्ट ने पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा दी है। इन्होंने पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि को सांख्यिकी के रूप में निर्धारित किया है। उनकी कसौटी के अनुसार 85 या उससे कम जो है शैक्षिक योग्यता वाले बच्चों को शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना जा सकता है। जिनकी बुद्धि 85 से कम है उनको शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक बालिका शिक्षार्थी विद्यार्थी माना जा सकता है। किसके? सीरियल वर्ट के अनुसार। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया आप लोगों के स्क्रीन पर है। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? और सभी को पता है एक प्रश्न इस टाइप का जरूर पूछा जाएगा। तो बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू का फार्मूला सभी को पता होना चाहिए, MA ऑफ CA अर्थात मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लिकेशन 100 होता है। तो यहाँ पर आईक्यू लेवल हमारा कितना निकला के आ जाएगा? उसकी 5 वर्ष मोहन मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 है, मल्टीप्लिकेशन 100 कर दीजिए। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, गलत यहाँ पे हमने लिख लिया है क्योंकि 5 वर्ष की मोहन आयु, इसको वास्तविक आयु 5 वर्ष है, उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष बताया गया है। ठीक है, तो एग्जाम में भी आपको इसी तरह कन्फ्यूज नहीं हो जाना है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। मानसिक आयु 8 और वास्तविक आयु 5 दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन 100 कर लीजिए। 5 एकम 5, 20 पंचे 100, 20 का गुणा 8 से करेंगे, 2 अट्ठे 16 अर्थात 20 अट्ठे 160। तो आईक्यू कितना आ जाएगा? किसी बच्चे का 5 वर्ष अगर वास्तविक आयु है, मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी अर्थात मोहन की बुद्धि लब्धि 160 हो जाएगी। आईक्यू कितना आ जाएगा? 160। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है? पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा, कल्पना। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु यहाँ पे कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना। जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। प्रत्येक शिक्षक बंधु को, प्रत्येक शिक्षक को नमन करते हैं। जी हाँ, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करने जो कहलाता है वह साथियों सभी लोग जानते हैं, वह कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। जी हाँ, पूर्व ज्ञान के आधार पर संवेदना प्रकट करना अथवा अर्थ प्रदान करने को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। चौथा प्रश्न है, जायसवाल सर आप सभी के माता पिता को प्रणाम करते हैं। सभी शिक्षक बंधुओं के माता पिता को प्रणाम करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना है साथियों, तो प्रत्येक कमेंट आपका फीडबैक, हम आपका प्रत्येक कमेंट को रीड करते हैं, प्रत्येक कमेंट का फीडबैक यहाँ पे आपको मिलता है। इसलिए कहते हैं आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। तो चौथा प्रश्न है कि सीखने के वक्र जो होते हैं किसके सूचक होते हैं? सीखने के प्रगति के, सीखने के मौलिकता के सूचक, सीखने के गत्यात्मक रूप स्वरूप के सूचक की बात करेंगे या सीखने के रचनात्मक के सूचक हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। तो सीखने के वक्र किसके सूचक होते हैं? सभी जानते हैं सीखने के जो वक्र होते हैं वे सीखने के प्रगति के सूचक होते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है जो आप लोगों के स्क्रीन पर है, आपका फीडबैक यहाँ पे पांचवें प्रश्न पर जान लेते हैं क्या आता है कि मनोग्रसित बाध्यता विकृति जो होती है वह एक मनोच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है या वाक प्रारूप विकृति की बात करेंगे।
देखिए मनोग्रसित जो बाध्यता विकृति होती है साथियों, वह एक चिंता विकृति होती है। मनोग्रसित कहते हैं मन में जब हम किसी न किसी रूप से सोचते रहते हैं, कहते हुए मनोग्रसित हो चुका है, अपने मन ही मन सोचता रहता है, अकेला बैठा रहता है, तो मनोग्रसित जो बाध्यता विकृति ये कहलाती है। और ये विकृति कैसी होती है? चिंता विकृति कहलाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें क्या होता है? व्यक्ति का स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता है। जब आप अक्सर देखते होंगे जब हमारे और आपके व्यक्ति जब हमारे अंदर स्वयं हमारा ही नियंत्रण नहीं रहता है तो वह मनोग्रसित बाध्यता कहलाती है, जो एक चिंताग्रस्त विकृति कहलाती है। अब जान लेते हैं छठा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर। अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या समान सिद्धांत द्वारा जो है अहम निर्देशित होता है। सभी कमेंट कीजिए। तो अहम जो है किस पर निर्देशित होता है? सभी लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो अहम जो होता है वह आपके वास्तविक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। जी, अहम फ्रायड द्वारा प्रतिपादित एक मनोविश्लेषणात्मक पद्धति का मुख्य भाग है। और हम पिछले प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र लगातार इस पर बात कर रहे हैं कि ईद ईगो सुपर ईगो के बारे में। ठीक है, ईद अहम परा अहम के बारे में। तो अहम जो होता है फ्रायड द्वारा प्रतिपादित एक मनोविश्लेषणात्मक पद्धति का मुख्य भाग है। और फ्रायड के अनुसार अहम अर्थात ईगो का तात्पर्य जो होता है वह चेतन बुद्धि से होता है। तो अहम ईगो का तात्पर्य किससे होता है? चेतन बुद्धि से होता है। ये आपको रिमाइंड कर लेना अपने माइंड पर। अगला प्रश्न है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय प्रतिपादक थे हलिंगवर, हैविगट, जीन पियाजे जी, हाल। प्रोफेसर हाल की बात करेंगे। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है शिक्षक भर्ती में आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना, सभी कमेंट करिएगा, फीडबैक कीजिएगा। सातवां प्रश्न है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के जो प्रतिपादक हैं वह आपके हैविगट की बात करेंगे। जी हाँ, विकासात्मक कार्य यह इस शब्द की शुरुआत रॉबर्ट हैविगस्ट ने 1950 में की थी। एक विकासात्मक कार्य वह होता है जो व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित अवधि में या उसके आसपास अनुमानित रूप से और लगातार उत्पन्न होता है। और उनका मानना था कि अधिगम जीवन के लिए बुनियादी और लोग जीवन भर सीखते रहते हैं। तो हमेशा जीवन जो होता है सीखने का ही होता है, सभी जानते हैं। आइए बात कर लेते हैं आपके 8वें प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान जो है निम्नांकित में से कौन सा है? सभी कमेंट कीजिएगा। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो अनुबंधन की प्रक्रिया में साथियों जो प्रथम सोपान होता है वह आपका उत्तेजना कहलाता है। नोट कर लीजिए। जी हाँ, देखिए ईपी पावलोव की बात करते हैं। ईपी पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर। लार ग्रंथ की बात करें, ठीक है, तो पावलोव का जो विचार था कि सीखना एक अनुबंधात्मक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का प्रथम सोपान उत्तेजना है। किसका है? ईपी पावलोव महोदय जी की बात करेंगे। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। और ईपी पावलोव थार्नडाइक वाइगोस्की से संबंधित आपके जल्द ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। इनसे संबंधित इन मनोवैज्ञानिक से संबंधित हम बेहतरीन एक मैराथन वीडियो या एक वीडियो पर ला रहे हैं जिन 3-4 सिद्धांतों को एक साथ कंबाइन करेंगे, टॉप 20 क्वेश्चन को करेंगे। तो चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है अर्थात सब्सक्राइब नहीं किया, अपने परिवार टीटी परिवार शिक्षकों के परिवार को सब्सक्राइब करें। और हमसे कोई भी क्वेश्चन या डायरेक्टली बात करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। अपने टीटी फैमिली को, जयसवाल कोचिंग सेंटर को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। वहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चन हो डायरेक्टली मैं आपको, ठीक है, आपको वहाँ से डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। चलिए आइए बात करेंगे प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है कि 5, 7, 9, 4, 5, 2, 5, 2 में बहुलक है। देखिए बहुलक, मध्यांक और ठीक है, इनसे एक प्रश्न जरूर आएगा। और देख रहे हैं अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं करंट में सभी में इस टाइप के एक प्रश्न जरूर पूछा गया है। तो 5, 7, 9, 4, 5, 2, 5, 2 में बहुलक है। देखिए जिस संख्या की आवृत्ति बार ज़्यादा होती है वह बहुलक कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 की घाते 3 है, 4 की घाते 2 है और 5 की घाते 6 दे दिया गया। तो इनमें सबसे बहुलक हमारा क्या कहलाएगा? बहुलक 5 हो जाएगा, जिसकी घातें या जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखिए किसकी आवृत्ति ज़्यादा हुई इनमें से देखेंगे, सभी ध्यानपूर्वक देखिए। देखेंगे 5, 1, 2, 5 3 बार है, बाकी 2 देखेंगे तो 2 बार ही है और नहीं है। तो 5 यहाँ पे 3 बार दिया गया तो इसमें बहुलक क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 आपका बहुलक कहला जाएगा। ठीक है,
यानी जिस अंग की आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है वह क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता जाता है। 10वां प्रश्न दिया गया है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन मैकडूगल जी का है, वुडवर्थ जी का है, रॉस जी का है या जेम्स ड्रेवर जी का है। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए सीखी हुई या स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन स्टेटमेंट जो है आपके वुडवर्थ महोदय जी का है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ध्यान दीजिएगा किसका है, हम बात करेंगे वुडवर्थ महोदय जी का। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन यह स्टेटमेंट आपके वुडवर्थ महोदय जी का है। अगला प्रश्न है, भाटिया बैटरी टेस्ट का संबंध व्यक्तित्व अध्ययन से है, बुद्धि अध्ययन से है, मानसिक क्रियाओं से है या इन सभी से है। प्रत्येक शिक्षा बंधु का यहाँ पे कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, कमेंट बॉक्स में अपना अपना फीडबैक अवश्य कीजिएगा। तो भाटिया बैटरी टेस्ट का जो संबंध है साथियों वह बुद्धि अध्ययन से है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। भाटिया बैटरी टेस्ट के अंतर्गत बुद्धि का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कल्पना के विकास के लिए जो है ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनानी चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, या उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। सभी कमेंट कीजिएगा। तो कल्पना के विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है तो ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना भी होता है, कहानी सुनाना भी होता है और रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना होता है। अर्थात जो हमारा फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि इन सभी क्रियाएं करनी चाहिए कल्पना के विकास के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को जो फोर्थ ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। देखिए कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के स्तर का चिंतन होता है। कल्पना के विकास के लिए कहानी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित आदि करना चाहिए। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। माध्यिका से संबंधित प्रश्न है। 40, 38, 36, 50, 51, 54, 23 की माध्यिका होगी। सभी यहाँ कमेंट कीजिएगा। देखिए माध्यिका का एक फार्मूला होता है n+1/2वां पद, ठीक है। ये क्या होता है, माध्यिका का फार्मूला है n+1। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो 7+1 1वां पद हो जाएगा। तो 7+1/2वां पद होगा, ठीक है ना। n+1/2वां पद होता है माध्यिका का फार्मूला। तो 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 8/2वां पद मतलब 4वां पद। तो 4वां पद हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे पहले सीरियल वाइज लिख लेंगे, ठीक है। पहले सीरियल वाइज लिखना पड़ेगा। पहले सबसे छोटी संख्या लिखिए, सबसे छोटी संख्या 23 है, इसके बाद 36, इसके बाद 38, इसके बाद 40, तो चौथे नंबर पर हमारा 40 आएगा। तो 40 यहाँ पे क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। पर सीरियल के अनुसार से लिख लेता है बढ़ते कदम में। इसके बाद फिर आपको ये फार्मूला लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन वाला आपका सही हो जाएगा। पहले आरोही क्रम में लिख लेना है, ठीक है। 23, 36, 38, 40, 50, 51, 54। इसके माध्यिका का फार्मूला जो होता है n+1/2वां पद होता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपने आप को प्रेम करने के प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति या हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। सभी कमेंट कीजिएगा। बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र जो है आप लोगों का चल रहा है। तो अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, सभी लोग जानते हैं नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहलाती है। जी हाँ, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहलाती है और इनमें व्यक्ति अपने में ही मस्त रहता है, ठीक है। कहते हैं ना वो बस मस्त मौला आदमी है, तो मस्त मौला आदमी मतलब अपने ही मस्त होना। अगला प्रश्न है, प्रकृति की ओर लौटो यह नारा किसके द्वारा दिया गया था। अरस्तु, रूसो, प्लेटो, रास। सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र, सभी शिक्षक बंधु, गृहिणी, भाई बहन, शिक्षक बंधु, सभी कमेंट कीजिएगा। तो प्रकृति की ओर लौटो ये जो नारा है साथियों किसके द्वारा दिया गया था, आप सभी लोग जानती है नारा जो है अरस्तु के द्वारा दिया गया था। अरस्तु एक रूसो प्रकृतिवादी थे। अरस्तु कहाँ के निवासी थे, रूस के निवासी थे। और किस प्रकार के थे, एक प्रकृतिवादी वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। प्रकृति की ओर लौटो इन्हीं का नारा था रूसो जी का। रूसो का मानना था कि बच्चे को प्रकृति के अधीन छोड़ देना चाहिए। प्रश्न आ सकता है किसका मानना था कि बच्चे को प्रकृति के अधीन छोड़ देना चाहिए, तो आपका जवाब होना चाहिए रूसो का मानना था। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आधा अभ्यास प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। 15 प्रश्न और करेंगे। इनमें से कौन जो है सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। ईपी पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत की अगर बात करें, इनमें से संबंधित की अगर बात कर रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं। सभी कमेंट कीजिएगा।
तो सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत जो संबंधित है आपका, सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, स्किनर महोदय की बात कर रहे हैं या आपके कोहलर की बात करेंगे, सभी बताइएगा। देखिए थांडाइक की बात की जाती है तो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की बात की जाती है आपके थांडाइक महोदय में। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवादी का सिद्धांत, एसआर बर्न का सिद्धांत। ठीक है, ये हमारे थांडाइक महोदय जी का है। और ईपी पालाव महोदय जी का अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, सभी कमेंट के शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आपके ईपी पालाव महोदय जी का है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत हो गया। ठीक है, तो गेस्टाल्ट सिद्धांत संबंधी जो होता है वह आपके कोहलर महोदय की बात करेंगे। जी हाँ, कोहलर सीखने के गेस्टाल्ट वादी सिद्धांत से संबंधित मनोवैज्ञानिक है। वर्दीमर, कोफा एवं कोहलर का सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत ही गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है। अगला प्रश्न दिया गया 17वां प्रश्न है, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? बौद्धिक क्षमता, अभिवृत्ति, मूल्य या अभिक्षमता की बात करेंगे। बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न है, बीबीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है सिलेक्शन की दृष्टि से, सभी कमेंट कीजिएगा। तो टीईटी का उद्देश्य इनमें से किसका मापन है साथियों? आप सभी लोग जानते हैं अभिक्षमता का मापन है। डी ऑप्शन सही हो जाए। इरोस शब्द का संबंधित है जीवन की मूल प्रवृत्ति से, मरण के मूल प्रवृत्ति से, प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से या भय के मूल प्रवृत्ति से होता है। देखिए इरोस एक शब्द है, ये साथियों आपके जीवन के मूल प्रवृत्तियों से संबंधित है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इरोस जो शब्द होता है मानव जीवन की मूल प्रवृत्ति से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है? प्रसार क्षेत्र, माध्यिका, विचलन, मान विचलन। सभी कमेंट कीजिएगा। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो एक माप कहलाती है वह साथियों माध्यिका कहलाती है, ध्यान दीजिएगा। माध्यिका तथा समांतर माध्य ये दोनों क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की आपके माप है। कौन सा? माध्यिका और आपके समांतर माध्य की बात करेंगे। शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का समर्थन किसने किया है? सर जॉन एडम्स ने, जॉन अमोस कॉमेनियस ने, जॉन डीवीजी ने, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट की बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, कि शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का समर्थन किसने किया है? हम बात करेंगे जॉन डीवी की बात करेंगे। ठीक है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का समर्थन जॉन डीवी की बात करेंगे। जॉन डीवी ने कहा है कि हमारी शिक्षा प्रणाली त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम शामिल होता है। तो तीन त्रिध्रुवीय प्रणाली हमारी कौन कौन से आ सकता है कि जॉन डीवी के अनुसार त्रिध्रुवीय प्रणाली में शामिल हैं? तो शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम ये तीनों शामिल हैं। ठीक है, इन्हीं को त्रिध्रुवीय प्रणाली कहा जाता है। और यहाँ पर हम 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्रश्न और करेंगे और फटाफट इस अभ्यास प्रश्न, प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर को कंप्लीट करेंगे। साथियों, सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था मेरी फील्ड, टोरेंस, कोल एवं ब्रूस ने, केंट ने। सभी कमेंट कीजिएगा। तो आप भली भांति जानते समझते हैं कि सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया है? टोरेंस महोदय की बात करेंगे। जी हाँ, सृजनात्मकता को मापने के लिए टॉरेंस ने 1966 में एक परीक्षण बनाया जो अत्यंत लोकप्रिय साबित हुआ। और इस परीक्षण में 2 भाग हैं। पहला भाग है शाब्दिक भाग और दूसरा है आकृतिक भाग। शाब्दिक भाग में 7 उपभाग हैं और प्रत्येक उपभाग में अपने में पूर्ण है तथा सृजनात्मक का मापन करने में सक्षम भी हैं। अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर आप लोगों के है 23 नंबर प्रश्न। आइए जान लेते हैं क्या प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। 22 नंबर प्रश्न जो स्क्रीन पर आप लोगों के है। साथियों, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम, नैतिकता। सभी कमेंट कीजिएगा। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक यहाँ पे सर्वोपरि है। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। साथियों, मिरर ड्राइंग परीक्षण की जब भी बात की जाती है, मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, कई बार प्रैक्टिस पेपर क्लास पर भी जिक्र कर चुके हैं। मिरर ड्राइंग परीक्षण जो है ये आपके अधिगम के मापन हेतु प्रयुक्त होता है। जी हाँ, मूर्त अधिगम में यह आ सकता है कि किस प्रकार के अधिगम में मिरर ड्राइंग परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान देना है मूर्त अधिगम प्रक्रिया में। किस प्रकार के? मूर्त अधिगम प्रक्रिया में मिरर ड्राइंग परीक्षण का उपयोग किया जाता है और यह परीक्षण एक ऐतिहासिक परीक्षण है।
ठीक है। तो मिरर डाइविंग परीक्षण कैसा परीक्षण है? एक ऐतिहासिक परीक्षण है। देखिए, हम प्रत्येक पहलू पर ध्यान देते हैं क्योंकि किसी भी पहलू पर प्रश्न आ सकता है, क्योंकि इसीलिए कहते हैं यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। और बाल विकास में 25+ का स्कोर आप लोग आसानी से कर पाएंगे, बस बशर्ते यह कि प्रत्येक अभ्यास प्रश्न आप लोग अटेंड करते रहिए। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सभी यहाँ पे कमेंट कीजिए। यहाँ पे शायद ऑप्शन ही देना हम भूल गए, चलिए हम डायरेक्टली ऑप्शन दे देते हैं। पहला आप लोग थर्नडाइक कर लीजिए, दूसरा ऑप्शन जो है आपके कोहलर कर लीजिए, तीसरा ऑप्शन आपका पावलोव कर लीजिए, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सीखने के क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत की बात की जाती है तो ईपी पावलोव की बात की जाती है। किसकी बात करेंगे? ईपी पावलोव माने की। अनुबंधन का जनक किसको कहा जाता है? तो आपके ईपी पावलोव महोदय जी को कहा जाता है। और अगर बात करें शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की तो ईपी पावलोव महोदय जी का है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ईपी पावलोव महोदय जी का है। और जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जाए तो उद्दीपक जैसे भोजन रखा हो तो कुत्ते में लार की वृद्धि होती है। ठीक है, ये किसकी बात करेंगे? ईपी पावलोव का यह सिद्धांत है। ईपी पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ध्यान दीजिएगा। और कहाँ के? ये रूस के मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के निवासी थे? आपके रूसी मनोवैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। निम्न में से किसमें अन्वेषण की ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? केस अध्ययन, प्रयोगीकरण, सर्वेक्षण, अंतर्दर्शन। तो किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? केस अध्ययन की बात करेंगे, या केस स्टडी आपने नाम सुना होगा। तो अन्वेषण की ऊर्ध्व उपागम का उपयोग केस अध्ययन या अर्थात केस स्टडी में किया जाता है। 25वां प्रश्न है मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति एक समायोजन विकृति है, मनोच्छेदी विकृति है, चिंता विकृति है, या कायरूप विकृति है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो मनोग्रस्त बाध्यता जो विकृति है वह एक चिंता विकृति है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनोग्रस्ता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें रोगी बार बार किसी अतार्किक एवं असंगत विचारों को ना चाहते हुए मन में दोहराता रहता है। रोगी ऐसे विचारों की अर्थहीनता की, असंगतता एवं अतार्किक स्वरूप को भली भांति समझता है और उससे छुटकारा भी पाना चाहता है, परंतु वह लाचार रहता है और विचार बार बार उसके मन में आकर उसमें मानसिक अशांति उत्पन्न करते रहते हैं। अतः यह एक चिंता विकृत की बात करेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है? संवेग, अभिप्रेरणा, आक्रामकता, कुंठा। तो यहाँ पे आप लोगों का राइट ऑप्शन साथियों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा कुंठा। जी हाँ, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में जो बाधा आना कहलाता है वह कहलाता है कुंठा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि, या अवधान की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। निम्न में से किसके मापन से संबंधित है आधार आयु? तो ये साथियों आपके बुद्धि के मापन से संबंधित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ, आधार आयु का मापन बुद्धि द्वारा किया जाता है और बुद्धि जो होती है एक जन्मजात शक्ति है। ध्यान दीजिएगा, बुद्धि क्या है? एक जन्मजात शक्ति होती है। निम्नलिखित में से मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? नामिक, अनुपात, क्रमिक, अंतराल। तो हमें कई बार जिक्र कर चुके हैं इस प्रश्न का कि मापन के स्तरों में सबसे अच्छा जो होता है वह अनुपात होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है। इसके बाद इस प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न का मॉडल पेपर का 30वां प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित में से किसको जो है मुख्य अर्थात अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल की बात करेंगे, अंतःस्रावी पीयूष ग्रंथि। ये अभी यूपी टेट में हाल ही में और सी टेट जो अभी एग्जाम हुए 2021-22 में, ठीक है, तो इनमें जो है आपके पूछा गया प्रश्न। यूपी टेट जनवरी में जो पेपर हुआ उसमें भी यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? सभी बताइएगा। पीयूष ग्रंथि की बात करेंगे। पीयूष ग्रंथि यह अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे एड्रिनल, कंठ कार्यों पर अपना यह नियंत्रण रखती है। और इस प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र का 30वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का भाव, शिक्षक की योग्यता का भाव, सीखने की मात्रा की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। बेहतरीन आपके अभ्यास प्रश्न पत्र है, इसके साथ ही बेहतरीन आप लोगों का फीडबैक भी मिला।
सभी कमेंट कीजिएगा। तो साथियों, कौन सा भूलने का कारण नहीं, आप सभी लोग जानते हैं शिक्षक की योग्यता जो है भूलने का कारण नहीं है। बाकी मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का भाव, सीखने की मात्रा, ये तीनों भूलने का कारण हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। 30 में से आप लोगों को फीडबैक क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और हमेशा अपने माइंड में एक बात को रिमाइंड करते रहिएगा कि जिंदगी खेलती भूसी के साथ है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो आपको निखरना है, सिलेक्शन पाना है, ये ध्यान दीजिएगा। आउट ऑफ 150 में से प्रत्येक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। और हम जल्द मिलते हैं आपके अगले अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।